हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सम्मुख कई बार मैं इस प्रकार के समाचार लेकर आता हूं, इस प्रकार की खबरें लेकर आता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन खबरों का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो अब से कुछ ही देर पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अतिरिक्त समय मांगा था डिटेल देने के लिए, उस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया है कि आप जितने भी लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उनकी डिटेल और जिन जिन राजनीतिक पार्टियों को वो इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, जिन पार्टियों ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैश कराया, उनकी डिटेल आप कल तक यानी कि मंगलवार का दिन खत्म होने तक, 12 मार्च का दिन खत्म होने तक आप ये सारी डिटेल तुरंत जमा करें। इसमें किसी भी प्रकार की समय सीमा को बढ़ाने का जो सवाल है वो ही नहीं उठता और समय सीमा को बढ़ाने की जो SBI की मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कर दिया है खारिज। तो आपको मैं अगले 10-15 मिनट में यह बता दूंगा कि यह पूरा मामला क्या है, इसकी चर्चा क्या है, इसमें SBI का आर्ग्यूमेंट क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को क्यों खारिज किया, यह मैं आपको अगले 15 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो हो रहा है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 20 मार्च से हमारा P2I बैच शुरू है। मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे वाला, सुबह 8 से 11 तक क्लास होगी। रोज 3 घंटे की क्लास है। AJ लाइव कोड लगा के आप 24,999 में इससे जुड़ सकते हैं। ये 2025, 2026, 2027 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सूटेबल है। इसमें आपको रोज 3 घंटे का लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फीडबैक मिलेगा, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम दिल्ली बुला के अपने कैंपस में रखा के वहां मेंस की तैयारी कराएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। आपसे कोई भी अतिरिक्त धनराशि जो है वो हम नहीं चार्ज करेंगे इस पूरी प्रक्रिया के लिए। तो आज ही याद रखिए, बैच शुरू हो रहा है 20 तारीख से, लेकिन आप आज ही अपने आपको इस बैच से एनरोल कर सकते हैं। यह सुविधा आपके पास आज ही उपलब्ध है। आप तुरंत ही इस बैच से जुड़ जाइए, यह मेरा आपसे आग्रह होगा। ठीक है जी। तो भाई ये इस बैच से आप तुरंत जुड़ जाइए। AJ लाइव कोड याद रखिए 24,999, आप इसकी फीस याद रखिए। आज ही आप हमारी वेबसाइट या ऐप से जाकर इससे जुड़ सकते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो विस्तार से बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले हम काफी चर्चाएं कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने ही आपके साथ काफी चर्चाएं करी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? जिसके जरिए कोई भी नागरिक एक बॉन्ड खरीद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके, केवल SBI जारी करता था और कोई बैंक जारी करता नहीं था, SBI में जाकर यह बॉन्ड खरीद के राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था। ठीक है। तो अब हमें याद है, अब से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये असंवैधानिक है। याद होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इनको तुरंत रद्द किया जाए। इन सभी बॉन्ड्स की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था कि आगे कोई भी नया बॉन्ड नहीं बेचा जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था, सीधा सीधा प्रतिबंध लगाया था और साथ में यह भी कहा था कि 2019 से अब तक, तो 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिकने शुरू हुए, तो 2019 से अब तक जो भी बिके हैं, 2019 से अब तक जो भी बॉन्ड बिके हैं, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल आदेश क्या था? जो भी बॉन्ड बिके हैं उन सभी बॉन्ड्स का एक ये SBI को आदेश दिया गया था कि 6 मार्च की डेडलाइन SBI के सामने रखी गई थी कि 6 मार्च तक आप इनका सारा डेटा जो है आप इलेक्शन कमीशन को दे देंगे, आप चुनाव आयोग को इनका सारा डेटा देंगे कि भैया कितने बॉन्ड 2019 से अब तक बिके हैं। और चुनाव आयोग को आदेश दिया गया था कि 31 मार्च तक आप क्या करेंगे, आप इसको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे। आप जो है ये डेटा अपनी वेबसाइट पर डालेंगे कि भाई कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो 2019 से अब तक बिके हैं और किस किस पार्टी को मिले हैं। आइडिया, सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ये था कि लोकतंत्र में नागरिक को जानने का अधिकार है कि जिस प्रत्याशी को वो वोट दे रहा है उसको पैसा किसने दिया है, उसको फंड किसने किया है।
सीधी सीधी बात थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा लगा हम सभी को कि इस डेटा को इकट्ठा करने में लग गया होगा, लेकिन हुआ क्या, 6 मार्च तक डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5 मार्च को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा कि सर हम नहीं कर पाएंगे। उसने कहा कि 6 मार्च तक की डेडलाइन हमारे लिए काफी नहीं है। और उसने यह कहा, एसबीआई ने क्या मांगा, एसबीआई ने मांगा कि आप हमको 30 जून तक का समय दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक का समय मांगा कि सर ये डेटा बहुत सारा है, इस डेटा को इकट्ठा करने में हमको 30 जून तक का समय लगेगा। यह बोलकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और 6 मार्च की जो डेडलाइन थी उसको मिस हो जाने दिया। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इस ऑब्वियसली एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 6 मार्च वाला, उसकी अवहेलना की। तो उसको लेकर कुछ कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना की जो याचिकाएं थी वो भी दायर की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन सारी याचिकाओं की हम एक साथ सुनवाई करेंगे। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं की सुनवाई करनी शुरू की। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले यह सवाल पूछा कि आप पहले यह बताइए कि जो 26 दिन का आपको समय दिया गया, इस 26 दिन में आपने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चलिए आप सारा डेटा नहीं इकट्ठा कर पाए, तो 26 दिन में आपने क्या किया। पहला जो काम है, सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि भाई आप जो है यह बताइए कि 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए। क्या 5%, 10%, 25%, 50% कुछ डेटा आपके पास है, या अभी आपके पास कुछ भी डेटा नहीं है। यह कैसे हो गया कि 26 दिन में आप हमें क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आपने अब तक क्या किया। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया फिर तो आप यानी कि तय मान के बैठे थे कि यह काम नहीं करना है, और या तो आप दिखाएं कि भाई हम 26 दिन से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए हैं, इस आधार पे हम अतिरिक्त तारीख मांग रहे हैं। तो ये पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा, जिसका एसबीआई कोई खास जवाब दे नहीं पाया कि भाई इसमें जो है ये कैसे होएगा। इसका कुछ खास जवाब एसबीआई ने अभी तक दिया नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए एक बड़ी बात जो इसमें मानी जा रही थी कि एसबीआई ने कहा था कि यह डेटा आपको हम 30 जून तक दे पाएंगे। याद रखिए 30 जून के पहले पहले भारत में लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे। तो जो याचिका करता था इस पूरे मामले का, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसका यह कहना था कि भाई ये जो डेटा है, अगर यह आंकड़ा लोकसभा चुनाव के बाद आया तो इस आंकड़े का कुछ ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी तो यही है ना कि प्रत्याशी को पता होना चाहिए, माफ कीजिएगा, मतदाता को पता होना चाहिए कि प्रत्याशी की फंडिंग किसने करी है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव हो जाएगा और उसके बाद यह आंकड़ा आएगा, तब मतदाता ये जानकर भी क्या करेगा। तो एडीआर का यह कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानबूझ के इस डेटा को डिले कर रहा है ताकि लोकसभा के पहले यह डेटा जारी ना किया जा सके। अब आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष पे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वकील हरीश साल्वे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ पॉइंट उठाए, जो पॉइंट एकदम गलत नहीं है, थोड़े से पॉइंट जायज हैं। एसबीआई ने यह कहा कि देखिए भाई हम तो एक बैंक हैं। एसबीआई ने कहा कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, हम तो एक बैंक हैं। एसबीआई ने कहा कि जब यह योजना चालू की गई थी तो सरकार ने हमको बताया था कि यह डेटा गोपनीय रहेगा। ठीक है, कि हमको जब ये योजना चालू की गई थी तो इस योजना में हमको यह कहा गया था कि ये जो पूरा आंकड़ा है, ये आंकड़ा हमेशा गोपनीय रहेगा, गोपनीयता इसकी प्रमुख शर्त है। यह हमसे कहा गया था कि भाई ये जो आंकड़ा है ये हमेशा गोपनीय रहेगा। तो इसकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ही हमने क्या किया है, देखिए क्या होता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हमने डेटा 2 भागों में रखा है। यह बात यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कही कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड, क्षमा कीजिएगा, कि ये बॉन्ड का जो डेटा है, ये बॉन्ड का डेटा हमने 2 साइलोज जिसे कहते हैं 2 भागों में रखा है। एक तो है खरीदार का पक्ष कि भाई किसने खरीदा हमारे, और एक है कि किस पार्टी ने कैश कराया। भाई खरीदेगा कोई व्यक्ति, खरीदेगा तो कोई व्यक्ति जो ये राजनीतिक दलों को चंदा दे रहा है, और कैश कराएगा राजनीतिक दल। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में मैं गया और मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड जाके 1000 रुपए का खरीद लिया, तो एसबीआई ने कहा कि यह डेटा हमारे पास है कि भाई मान लीजिए व्यक्ति ए है, इस व्यक्ति ए ने इस तारीख को, भाई एक दिनांक को, इस व्यक्ति ए ने 1000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा।
ये डेटा हमारे पास है। और इन्होंने कहा कि देखिए एसबीआई ने यह भी कहा कि इस डेटा को भी हमने डिजिटल नहीं रखा है क्योंकि इस डेटा को गोपनीय रखना था। हालांकि यह बात काफी हजम नहीं होती क्योंकि आजकल की बैंकिंग पद्धति में कोई भी डेटा आप डिजिटल ना रखें यह बड़ा ही मतलब विश्वसनीय लगता नहीं। लेकिन चलिए एसबीआई ने यह कहा कि यह डेटा जो है यह हमने डिजिटल नहीं रखा है, हमने एक सील्ड लिफाफे में इसकी डिटेल डाली और उसके बाद यह डिटेल जो है सारी की सारी डिटेल हमने क्या करी, एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई, एसबीआई के मुंबई के हेडक्वार्टर में हमने ये डिटेल भेज दी। तो मान लीजिए जिस जिस व्यक्ति ने भी पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उन सबका एक एक सील्ड लिफाफा है, उसमें उसकी डिटेल है, वो लिफाफा सील्ड है और ये एसबीआई के मुंबई स्थित हेडक्वार्टर में रखा हुआ है। ये तो हो गया खरीदार का पक्ष। अब आते हैं भाई, मान लीजिए इस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पता नहीं किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया होगा, तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने यह कैश कराया होगा। राजनीतिक दल को भाई पैसा तभी तो मिलता है जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराता। ठीक है, राजनीतिक दल ने कैश कराया तो एसबीआई ने कहा कि यह डेटा हमने एक दूसरे साइलो में रखा है, एक दूसरे भाग में रखा है जहां पर वही सेम चीज है। मान लीजिए एक्स राजनीतिक पार्टी है, उस एक्स राजनीतिक पार्टी ने इस दिनांक को इतनी धनराशि का इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराया, ये दूसरे सील्ड एनवेलप में है और ये वाले एनवेलप भी जो है, ये वाले भी जो सील्ड लिफाफे हैं ये भी मुंबई में ही रखे हैं। सेम जो हमारी एसबीआई की हेडक्वार्टर है, मुख्य ब्रांच है मुंबई, वहां पर ये दोनों तरह की चीजें रखी हुई हैं। अब यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा, हरीश साल्वे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि आपने सर जो डेटा मांगा है हमसे उसके लिए हमको ये सारे लिफाफे खोलने पड़ेंगे। और आज की तारीख में अब तक कितने बिके हैं, 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं। हमको ये सारे लिफाफे खोलने पड़ेंगे और फिर उन लिफाफों का इन लिफाफों के साथ मिलान करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है अतुल जैन, अगर उसने 1,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो वो 1,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आम आदमी पार्टी को गया या भारतीय जनता पार्टी को गया या तेलुगु देशम पार्टी को गया या कांग्रेस पार्टी को गया या किस पार्टी को गया, इसका हमको मिलान करना पड़ेगा, तभी हम सूची बना पाएंगे। और हरीश साल्वे साहब ने यह कहा कि सर देखिए इस बात को भी समझिए कि इस सूची में हम गलती की संभावना नहीं है। इस सूची में अगर मैं गलती कर दूंगा तो जिसका नाम मैंने गलत ले लिया वो मेरे पे मुकदमा कर देगा, मतलब वो एसबीआई पे मुकदमा कर देगा। तो इसमें हम गलती की संभावना तो हम लेके नहीं चल सकते ना। तो इस काम के लिए हमको 3 माह का समय चाहिए। ये 22,217 लिफाफे जो हैं इनको खोलकर इनका मिलान करने के लिए हमको 3 महीने का समय चाहिए। ठीक है, अब इस आर्टिकल में इस पूरी अप्रोच में, इस पूरी मांग में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कमियां निकाली। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि यार तुमसे ये डेटा मांगा किसने है, जबरदस्ती क्यों काम बढ़ा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने आदेश में यह तो कहा ही नहीं ना कि आप यह स्थापित करो कि व्यक्ति ए जो है, मान लीजिए व्यक्ति अतुल जैन जो है, व्यक्ति ए, उसने कौन से राजनीतिक पार्टी को फंड दिया, यह तो हमने डिटेल आपसे मांगी ही नहीं है। तो आप इसे क्यों बना रहे हो, हमने आपसे बनाने को कहा ही नहीं है। तो हमने कब कहा कि हमको यह लिस्ट चाहिए कि अतुल जैन ने कांग्रेस को पैसा दिया या बीजेपी को दिया या आम आदमी पार्टी को दिया, यह हमने मांगा ही नहीं आपसे। हमने आप बस ये 2 अलग अलग डेटा जो आपके पास ऑलरेडी है, आपने कहा कि 2 अलग अलग लिफाफों में, 2 अलग अलग लिफाफों के सेट में आपके पास यह है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किसने कैश कराए। ये 2 डेटा सेट तो आपके पास उपलब्ध है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बस यही डेटा सेट देने को तो कहा गया था, हमने आपसे कहा ही नहीं कि आप मिलान करो। आप जबरदस्ती मिलान करने के नाम पे 3 महीने मांग रहे हो। हमने आपसे मिलान करने को तो कहा ही नहीं है। तो आपको बस ये करना है, ये 22,000 लिफाफे खोल के एक शीट में इनके नाम डाल लें कि भाई ये 22,000 लोग हैं, इन्होंने खरीदे हैं। ये पहली लिस्ट हो गई। दूसरी लिस्ट ये कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्होंने इतना 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 कैश कराया है, ये दूसरी लिस्ट हो गई। बस आपको ये लिस्ट जो है ये सबमिट करनी है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने माना है इस मामले में कि ये दोनों लिस्ट तो आपके पास तैयार हैं, इस लिस्ट में तो आपको कुछ करना नहीं, आपको टाइम तो मिलान के लिए चाहिए ना। तो हम कह रहे हैं मिलान करो ही मत, हमने पहले भी नहीं कहा था मिलान करो। तो हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप हमें एक लिस्ट ये दे दो कि देश में ये 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किस किसने खरीदे थे, हमको इसकी लिस्ट चाहिए। और दूसरा, ये 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा हुए, हमको दूसरी ये लिस्ट चाहिए। ये 2 लिस्टें तो आपके पास तैयार हैं। अब अगर ये 2 लिस्टें तैयार हैं तो इसमें देरी किस बात की है, मिलान करने को तो हम कह ही नहीं रहे। तो ये जो आपने 3 महीने का समय मांगा है, ये समय आपको
आपको हम नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, पहली बात तो यह कही, देखिए यही बात उन्होंने मुख्यतः कही कि मिलान की आवश्यकता ही नहीं है। मिलान की जो आवश्यकता आप बता रहे हैं कि मिलान के लिए हमको 3 महीने लगेंगे, मिलान करने को तो हमने कहा ही नहीं आपसे, मिलान की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो उपलब्ध डेटा है आपके पास, जो आपके पास आज की तारीख में भी उपलब्ध है, यह डेटा ही आप प्रस्तुत कर दें। और एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपको याद होगा मैंने यह संभावना व्यक्त की थी जब मैं पहली बार ये पढ़ा रहा था कि आई थिंक मैंने हिंदू वाली क्लास में पढ़ाया था अपनी, तब मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे इसमें दखल देगा और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक आध हफ्ते का टाइम और दे दे, लेकिन इससे ज्यादा टाइम देने की संभावना कम है। मैंने आपको यह बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कड़ा रुख यहां पे अपनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि आज 11 मार्च है, 12 मार्च शाम 5 बजे के पहले, यानी कि एंड ऑफ डे जो होता है EOD, 12 मार्च का आपका जब भी बिजनेस का दिन खत्म होता है तब तक आपको ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं भारत के निर्वाचन आयोग को देने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर आपने ये नहीं दिया इस बार तो आप पर हम अवमानना का मुकदमा चलाएंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करी है। अगर आपने ये 12 मार्च यानी कि कल शाम तक आपने ये आंकड़े सबमिट नहीं किए, ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दी है। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरिजिनल निर्णय था उसमें चुनाव आयोग को 31 मार्च तक की डेडलाइन दी थी इस आंकड़े को पब्लिश करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस डेडलाइन को भी आगे कर दिया है। चुनाव आयोग से कहा गया है कि आपको ये आंकड़े कल मिल जाएंगे, यानी कि 12 मार्च को मिल जाएंगे, तो 15 मार्च तक आप इन सारे आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। आप जो है आपकी वेबसाइट पर ये आंकड़े जो हैं 15 मार्च तक होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया है, पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मांग थी अतिरिक्त समय की उसको नकार दिया है और एक बहुत कड़ा रुख अपनाया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस आंकड़े को सबमिट करता है या फिर नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो उस पर एक कंटेम्प्ट की कार्रवाई चलेगी, अवमानना की कार्रवाई चलेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि यह मामला आगे किस तरह से जाता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं आपको जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसका मॉर्निंग बैच, P2I कोर्स का मॉर्निंग बैच आ गया है। 20 तारीख से ये शुरू होगा, आप जानते हैं 20 मार्च से मॉर्निंग बैच है, 8 बजे से शुरू होगा, 8 से 11 क्लास होगी। ये 2025, 26 और 27 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सूटेबल है, याद रखिएगा। तो भाई इसमें आप AJ लाइव कोड लगा के, जो मेरे नाम पे आधारित है, आप 24,999 रुपए में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। 20 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको रोज 3 घंटे का लेक्चर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन होकर मिलेगा, सब्जेक्टिव में फीडबैक भी मिलेगा और साथ के साथ आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, हमारे कैंपस में रखेंगे, वहां पर आपका रहना खाना पढ़ना इत्यादि सभी इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कीजिए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।